हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई या नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन डाइफिनाइल डाइक्लोरोसिलीन एंड वाटर इन 1:2 मोलर रेशियो गिव्स प्रोडक्ट ए व्हिच ऑन हीटिंग अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड यील्ड्स अ साइक्लिक और पॉलीमेरिक प्रोडक्ट बी। और हमें बताना है कि ए और बी क्या है और हमें ये चार ऑप्शंस गिवन है। तो देखो, डाइफिनाइल डाइक्लोरोसिलीन इज PH2SiCl2। इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ इन 1:2 मोलर रेशियो तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ए, जिसको जब हम फर्दर हीट करेंगे तो हमें मींस अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम इसे हीट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा बी, विच इज ईदर साइक्लिक और पॉलीमेरिक। राइट, तो अगर मैं एक प्रोडक्ट की बात करूं तो देखो उसके लिए रिएक्शन कैसे बनेगी। हमारे पास है PH2SiCl2, इसका एक मोल, इसके दो मोल्स, सो 2H2। तभी हमें मोलर रेशियो दिया 1:2। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इसको देखोगे, यहाँ पे दो क्लोरीन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 2 HCl निकाल दो और हमारे पास बचा गया PH2SiOH ट्वाइस। सो यहाँ पे हमारे पास क्या था, डाइफिनाइल डाइक्लोरोसिलेन था। राइट, और हमें मिला क्या है, हमें मिला है डाइफिनाइल सिलेन डाइफिनाइल डाइसिलेनोल, डाइफिनाइल डाइसिलेनोल मिले। राइट, क्योंकि यहाँ पे दो OH ग्रुप्स हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया ए प्रोडक्ट। अगर ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शंस कुछ एलिमिनेट कर सकोगे। अगर मैं ए की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास मिला है डाइफिनाइल डाइसिलेनोल, दिस कुड बी करेक्ट। बी गलत है, सी ठीक हो सकता है, डी रॉन्ग है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गिवन है इंस्टेड ऑफ OH। राइट, तो दो ऑप्शन तो हमने ए प्रोडक्ट के बेस पे ही एलिमिनेट कर लिया। नेक्स्ट हम बी की बात करते हैं कि अगर हम PH2SiOH ट्वाइस को हीट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा। तो देखो, इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन, यहाँ पे हमारे पास PH OH। राइट, और जब हम इसको हीट करेंगे तो जो इसका दूसरा मॉलिक्यूल है इस तरह से ये दोनों कंडेंस होंगे और कंडेंसेशन के बाद, क्योंकि हीटिंग करने से क्या होगी, डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन होगी, यहाँ से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा और हमें मिलेगा SiOH PH PHO SiPH राइट। तो ये हमारे पास मिला प्रोडक्ट, बट स्टिल हमने क्या करना है, हमें इसको फर्दर हीट करना है। जब हम इसको फर्दर हीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मेंशन है कि हमें पॉलीमेरिक प्रोडक्ट मिलेगा और ये तो डाइमर है। पॉलीमर की बात करेंगे तो ये यहाँ से आगे एक्सपैंड होगा, यहाँ से आगे एक्सपैंड होगा, तो हमारे पास फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारे पास एक लीनियर चेन मिलेगी। इस तरह की एक लीनियर चेन मिलेगी जो आगे एक्सटेंड हो रही है, बिकॉज ये मेंशन्ड है हमारे पास कि हमारे पास क्या मिले, पॉलीमेरिक या साइक्लिक प्रोडक्ट। इस केस में हमारे पास है लीनियर चेन, लीनियर पॉलीमेरिक चेन। तो अगर मैं बात करूं ए और सी की, तो यहाँ पे तो हमारे पास ये सिर्फ डाइमर दिया हुआ है, तो ये तो हो गया रॉन्ग। सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है PH2SiON। एन कुड बी 3, 4 और इन्फिनिटी, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स कि हमारे पास क्या है, एक लीनियर पॉलीमेरिक चेन है। लीनियर पॉलीमेरिक चेन जहां पे एन जो है वो स्टार्ट ही 3 से हो रहा है, क्योंकि 2 है तो डाइमर है। राइट, क्योंकि ये पॉलीमेरिक है तो इस वजह से एन जो है वो 3 या 3 से ज्यादा होगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कंप्लीटली बेस्ड था स्टेटमेंट पे कि हमें सिर्फ स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना था और उसी रेशो में हमें इनको रिएक्ट करा के ए डिसाइड करना था और उसके बाद इसी को हीट करके मींस कंडेंस करके हमें इसका एक लीनियर चेन पॉलीमर बनाना था। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. The next question states complexes HMCO5 and eta5 C5H5 M prime CO thrice whole twice, इस पूरे का twice है. Obey the 18 इलेक्ट्रॉन रूल गिवन है कि दोनों complexes 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं. आइडेंटिफाई करने M और M prime की कौन से मेटल्स हैं and their 1H NMR chemical shifts relative to TMS. TMS is tetramethyl इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में हमें केमिकल शिफ्ट बतानी है 1H NMR की. तो अब देखो हमें क्या गिवन है, पहला कॉम्प्लेक्स तो हमें गिवन है HMCO होल 5. राइट, और हमें गिवन है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है. अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेगा तो देखो H जो है वो तो एक इलेक्ट्रॉन डोनर है. जब भी हाइड्रोजन एज ए लिगेंड काम करता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. राइट, और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन हम x मान लेते हैं. हमारे पास 5 कार्बोनिल्स हैं और जो कार्बोनिल्स होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूट्रल एटम मेथड इज इक्वल्स टू 18. राइट, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है. सो x + 1 + 10 विल बी 18. सो x विल गिव यू 7. राइट, सो x 7 का मतलब है कि किस फैमिली को बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा Mn मैंगनीज फैमिली को.
राइट, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रहीनियम इस फैमिली को बिलोंग करेगा। तो हमारे पास जो एम मेटल है वो तो होगी मैग्नीज, राइट। तो ये दो ऑप्शंस हो गए, वो तो हो गए एलिमिनेट। सेकंड हमें क्या बात करनी है, हमें बात करनी है इसके एनएमआर शिफ्ट की भी, राइट। अगर मैं इसी की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास मैंगनीज के साथ 5 कार्बोनिल्स अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। ये 5 कार्बोनिल्स हैं और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। ये जो हाइड्रोजन है डायरेक्टली कनेक्टेड है मेटल के साथ, डायरेक्टली कनेक्टेड है मेटल के साथ। तो इसका मतलब ये जो प्रोटोन होगा ये हाईली शील्डेड होगा, हाईली शील्डेड प्रोटोन होगा। जो भी प्रोटोन हाइड्रोजन डायरेक्टली मेटल के साथ कनेक्टेड होता है वो हाईली शील्डेड होता है, और ये जो हमें एनएमआर में नेगेटिव केमिकल शिफ्ट देता है। इसकी जो डेल्टा वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस, क्योंकि टीएमएस जो है वो हमें 0 पे सिग्नल देता है, तो ये नेगेटिव पे देगा बिकॉज इट इज हाईली हाईली शील्डेड, राइट। तो इतना ध्यान रखना कि मेटल के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो इसकी स्पेसिफिक पहचान होती है कि एनएमआर में नेगेटिव केमिकल शिफ्ट देगा। तभी यहाँ पे हमें -7.5 गिवन है और यहाँ पे हमें 10.22 वो भी पॉजिटिव का गिवन है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो पहले केस से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर ए है, राइट। तो हमारे पास पहला जो मेटल है एम मेटल है वो होगा मैग्नीज और इसकी जो केमिकल शिफ्ट होगी वो होगी -7.5। अगर हम सेकंड की बात करें, वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं बट स्टिल लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कॉम्प्लेक्स विच इज ईटा 5 C5H5 M प्राइम CO होल थ्राइस ट्वाइस। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो देखो इसका सबसे पहले तो हम एम प्राइम की बात करते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास ईटा 5 है, जो भी इसकी हेप्टासिटी होती है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है, प्लस एम प्राइम के इलेक्ट्रॉन्स हमने मान लिए एक्स, राइट। क्योंकि 2 है यहाँ पे होल ट्वाइस लगा हुआ है तो यहाँ पे होगा 10 और यहाँ पे होगा 2x, प्लस यहाँ पे 3 कार्बोनिल्स हैं, सो 6 सिंस बाहर 2 है तो ये इज इक्वल टाइम्स 2। अब ये मेटल जो है हमारे पास 2 मेटल्स है तो मेटल मेटल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। मेटल मेटल बॉन्ड जो है वो कंट्रीब्यूट कितने, हमें अभी पता नहीं कितने मेटल मेटल बॉन्ड्स है, बट ये क्योंकि हमारे पास 2 मेटल्स है तो 18 के जगह 36 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये हमारे पास एक मेटल मेटल बॉन्ड होगा जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे 10 + 2x + 12 + 2 इज इक्वल्स टू 36। तो यहाँ से आएगा 22 + 2 24, 2x will be equal to 36 - 24 means 12, so x will be equal to 6। अगर x 6 है तो किस फैमिली को बिलोंग करेगा, क्रोमियम फैमिली को, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, राइट। तो क्योंकि इन्हीं की जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो होते हैं D5S1, यही जो है इनके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो दूसरा मेटल है वो होगा क्रोमियम, राइट। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, क्रोमियम क्रोमियम में एक सिंगल बॉन्ड है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ओवरऑल 36 के इक्वल है। एक मेटल मेटल बॉन्ड है, पर क्रोमियम में हमारे पास 3 कार्बोनिल्स हैं, 1 2 3, और एक हमारे पास यहाँ पे ईटा 5 CP रिंग है इस तरह से। और दूसरा क्रोमियम भी जो है वो इस तरह से, एक उसके पास ईटा 5 CP रिंग है और 3 कार्बोनिल्स है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होगी कि हमारे पास जो मेटल है वो क्रोमियम है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ किसकी, एनएमआर की, तो एनएमआर डेटा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो प्रोटोन है वो डायरेक्टली मेटल से कनेक्टेड नहीं है। प्रोटोन जो है वो ये वाले प्रोटोन्स की बात हो रही है। तो ये जो है ये इतने शील्डेड नहीं है जितने की अगर मेटल जो है वो डायरेक्टली प्रोटोन से कनेक्टेड हो। यहाँ पे मेटल जो है वो डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड है, राइट। तो यहाँ पे जो केमिकल शिफ्ट है वो नॉर्मल होगी विच इज 4.10, क्योंकि ये जो प्रोटॉन्स हैं वो sp2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो sp2 के अकॉर्डिंग इनकी केमिकल शिफ्ट है 4.10। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। जो मेटल M है वो मैंगनीज है, मेटल M प्राइम क्रोमियम है। केमिकल शिफ्ट भी अंडरस्टूड है क्योंकि अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो नेगेटिव में जाएगा, अगर नहीं है तो हमें देखना है कि प्रोटोन किस एनवायरमेंट में है, तो वो क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे है तो उनकी केमिकल शिफ्ट होगी 4.10। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। बट इसमें एक बात और ध्यान में रखनी थी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है इक्वल टू 36 होगा, क्योंकि एक मेटल जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं तो 2 जो है वो 36 करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक ही मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास मेटल आते हैं क्रोमियम। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। This is the next question. This question states the major product of the following reaction is, तो हमें substrate given है। पहला हमें given है reagent zinc acetic acid, second हमें given है sodium phenyl selenide, next MCPBA, this is metachloroperbenzoic acid, and then heating। और हमें जो है final product decide करना है, 4 options हमें
गिवन है। तो एक एक करके हम रिएजेंट यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो सबस्ट्रेट है उसको ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें ये इलेक्ट्रॉन रिंग गिवन है, यहाँ पे हमारे पास है Br, और इस पोजीशन पे हमारे पास गिवन है, सॉरी यहाँ पे हमें गिवन है मिथाइल, राइट, दिस इज मिथाइल, और इस पोजीशन पे हमें गिवन है CH2Br, और यहाँ पे भी हमें गिवन है Br। पहले स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं जिंक एसिटिक एसिड। तो इसका काम क्या है, ये एक ऐसा रिएजेंट है जो कि क्या करता है, दिस द फंक्शन ऑफ दिस रिएजेंट इज डीब्रोमिनेशन करता है, और सिलेक्टिवली किसकी डीब्रोमिनेशन करता है, उस ब्रोमीन की जो कि नेक्स्ट अल्फा टू कार्बोनिल है, जो ब्रोमीन अल्फा टू कार्बोनिल है उसकी करेगा डीब्रोमिनेशन, और सिलेक्टिवली। तो कीमो सिलेक्टिविटी में हम देखते हैं कि जो हमारे पास जिंक एंड एसिटिक एसिड है वो कार्बोनिल के नेक्स्ट अल्फा पोजीशन पे जो ब्रोमीन अटैच्ड है उसको डीब्रोमिनेट करेगा। ये भी तो एक ब्रोमीन प्रेजेंट है, बट दिस इज नॉट नेक्स्ट टू कार्बोनिल। सो डीब्रोमिनेशन के बाद या जिंक एसिटिक एसिड डालने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे जहाँ पे ब्रोमीन था वहां पे अब हमने डीब्रोमिनेशन कर दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज है, दिस इज Br, दिस इज मिथाइल, सब कुछ एज इट इज है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या डाला है, PHSCNA, राइट, यहाँ पे Sc नेगेटिव है, सिलेनियम नेगेटिव है, सेलेनाइड, और यहाँ पे Na पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे हमारे पास एक लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है विच इज Br। तो होगा क्या, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से रेज कर रही हूँ, राइट, ये हमने रेज कर दिया, डीब्रोमिनेशन हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगी, राइट। SN2 रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, देखो हमारे पास यहाँ पे ये Br जो है वो पार्शियली नेगेटिव है, ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव है, सिलेनियम जो है वो इस पे अटैक करेगा, और यहाँ से Br जो है वो लीव करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से O डबल बॉन्ड O Br, यहाँ पे हमारे पास है इस तरह से एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और इसके साथ अटैच्ड है सिलेनियम विच इज अटैच्ड टू PH। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या गिवन है, MCPBA जो है वो किसका काम करेगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करेगा, किसको ऑक्सीडाइज करेगा, जो भी हमारे पास यहाँ पे हेटेरोएटम प्रेजेंट है विच इज सिलेनियम है, ये सिलेनियम के ऑक्सीडेशन करेगा। तो देखो हमारे पास क्या मिलेगा, ये सब कुछ है, सॉरी यहाँ पे मिथाइल प्रेजेंट है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे है Me, राइट, इसको कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है मिथाइल, और यहाँ पे भी हमारे पास प्रेजेंट है मिथाइल। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एज इट इज एक कार्बन, दूसरा कार्बन, यहाँ पे सिलेनियम के साथ अटैच्ड है, O नेगेटिव अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे फिनाइल अटैच्ड है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें गिवन है हीटिंग। हीटिंग से क्या होगा, हीटिंग से होगी सिन एलिमिनेशन, क्योंकि हमें हीटिंग दी हुई है, सिन एलिमिनेशन होगी। ध्यान से देखना क्या होगा, यहाँ पे O नेगेटिव है, और यहाँ पे इस कार्बन पे जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये जो O नेगेटिव है इस पे अटैक करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखेगा और ये यहाँ से लीव करेगा, राइट। तो यहाँ से लीव करने के बाद हमें क्या मिलेगा, और एक बात यहाँ पे ऐसे सिलेनियम पे पॉजिटिव चार्ज भी है, क्योंकि यहाँ पे सिलेनियम न्यूट्रल था, जैसे ऑक्सीडेशन में सिलेनियम पे साथ सिलेनियम पे पॉजिटिव, यहाँ पे O नेगेटिव आ गया, तो हमें ओवरऑल क्या मिला, यहाँ से हमें ओवरऑल मिला इस तरह से ये रिंग, और यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे हमारे पास आएगा डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास मिला फाइनल प्रोडक्ट। सो अगर ऑप्शन देखोगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन A इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ये सारे जो है ऑप्शन वो होंगे गलत, राइट। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो हमें रिएजेंट्स पता होने चाहिए थे। सबसे पहले जिंक एसिडिक एसिड जो होता है वो सिलेक्टिवली उस ब्रोमीन की डीब्रोमिनेशन करता है जो कि नेक्स्ट टू कार्बोनिल हो। नेक्स्ट हमें ये दिया हुआ है PHSCNA, ये क्या करेगा, ये SN2 रिएक्शन करेगा, ये जो ब्रोमीन है दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये लीव करेगा, SN2 रिएक्शन होगी। MCPB क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सिलेनियम के ऑक्सीडेशन कर देगा, इस तरह से। नेक्स्ट हीटिंग दी हुई, हीटिंग गिवन है तो प्रोलिटिक सिन एलिमिनेशन होगी, सिन एलिमिनेशन से हमारे पास क्या होगा, फाइनली हमारे पास यहाँ पे एल्कीन मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा, राइट। सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन। Now, this question states fuel cells provide clean electrical energy to a variety of applications, including automobiles and stationary power sources. Normally, hydrogen combines with oxygen to give electrical energy and water. If we use butane instead of hydrogen at 1 bar and 298 Kelvin, this reaction occurs. This is called oxidation reaction. And if the change in the Gibbs free energy of this reaction is
this much kilojoule per mole involving 26 electrons, then its open circuit voltages. तो हमें voltage निकालनी है. Basically हमें क्या given है कि कोई फ्यूल सेल है, उसमें ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है और जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो आ रही है 2746.06 किलोजूल पर मोल. नाउ सिंस जो हमारे पास रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, हमें सिर्फ थोड़ी सी इग्निशन की जरूरत होती है. दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, so डेल्टा जी इज गोइंग टू बी नेगेटिव. तो यहाँ नेगेटिव साइन हमें ऑटोमेटिकली खुद से लगाना है, राइट. और हमें यहाँ पे 26 इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, मींस n इज 26. और हमें निकालना क्या है, हमें ईएमएफ निकालनी है वोल्टेज v में, राइट. अगर मैं बात करूँ इस रिलेशन की, तो हम सबको पता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई. ये रिलेशन होता है जो डेल्टा जी को ईएमएफ से रिलेट करता है. और यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व. f जो है वो फैराडे कांस्टेंट है, विच इज 96500, राइट, कूलम पर मोल, कूलम पर मोल. और E जो होता है वो ईएमएफ होता है वोल्ट में, और डेल्टा जी के यूनिट्स हमें रखने हैं जूल पर मोल, राइट. तभी जो हमारे पास फाइनली जो ईएमएफ आएगी वो वोल्ट में आएगी, अगर मैं डेल्टा जी को जूल पर मोल में रखूंगी. बस इतने यूनिट्स का ध्यान रखना है. सिंस हमें किलो जूल में गिवन है ना, तो हम इसे जूल्स में कन्वर्ट करेंगे. और ईएमएफ विल बी इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन नेगेटिव माइनस डेल्टा जी अपॉन एन एफ. सो डेल्टा जी के यूनिट्स रखना जूल पर मोल में, राइट. और फैराडे के यूनिट्स होते हैं कूलम पर मोल, और एन जो होता है वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, तो कैंसिल होके सब हमारे पास जो आएगी ई की वैल्यू आ जाएगी वोल्ट में. तो देखो हमारे पास नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 2746.06 टाइम्स 1000 जूल पर मोल डिवाइडेड बाय 26 इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स 96500 कूलम पर मोल. तो इसको जब सॉल्व करोगे, क्योंकि हमें पता है जो जूल्स होते हैं ना, जूल होते हैं कूलम टाइम्स वोल्ट, यही होता है एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे जूल को कूलम और वोल्ट के प्रोडक्ट में लिखोगे तो कूलम और कूलम कैंसिल हो जाएगा. जो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, प्लस वोल्ट में आएगा, और आंसर आएगा 1.09 वोल्ट. कैलकुलेट कर सकते हो. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. बाकी सारे ऑप्शंस हो गए रॉन्ग. टोटली क्वेश्चन जो था वो बेस्ड था इस रिलेशनशिप पे, प्लस हमें यूनिट्स का आइडिया होना चाहिए था. इतना ध्यान रखना, जो जूल्स होते हैं ना, कूलम टाइम्स वोल्टेज होती है, राइट. तो इस एक्सप्रेशन में जब भी रखोगे डेल्टा जी की वैल्यू को, तो उसको जूल्स पर मोल में रखना, तभी हमारे पास ईएमएफ वोल्ट में आएगी. सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड फॉर दिस वीडियो एज वेल. आई होप कि वीडियो क्लियर होगी. थैंक यू सो मच.